इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन अवश्य दबाएं। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददता घ्नता जानता संगमे महि। ओम शांति शांति शांति। मंचस्थ परोपकारी सभा के पदाधिकारीगण, सदस्यगण, आज के इस सम्मेलन के संयोजक माननीय आचार्य ओम प्रकाश जी आबू पर्वत, सभी भद्र पुरुषों, वंदनीय मातृशक्ति, प्रिय ब्रह्मचारी, अभी आपने काफी समय से गुरुकुल शिक्षा की अनिवार्यता के संबंध में विचार सुन रहे थे। कई विद्वानों ने अपने अपने ढंग से गुरुकुलीय शिक्षा की अनिवार्यता के लिए बहुत उत्तम विचार दिए हैं। यदि आर्य समाज में हम आर्य समाज को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं तो गुरुकुलीय शिक्षा सबसे अनिवार्य रूप से हमें अपनानी होगी। परंतु वर्तमान में ऐसा नजर नहीं आता। जैसे मैं जानकारी के लिए पूछना चाहूं, आप विभिन्न प्रांतों से आए हुए आर्य नर नारी यहां उपस्थित हैं और आप चाहते हैं कि आर्य समाज का कार्य गतिमान हो, बढ़े, लेकिन वो बढ़ेगा कैसे? अभी मेरे से पूर्व आचार्य प्रभाकर जी जो यहां विद्यार्थियों का निर्माण कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा विषय प्रस्तुत कर रहे थे गुरुकुलीय शिक्षा के संबंध में। और ये भी बात उन्होंने कही कि अनेक व्यक्ति आकर के पूछते हैं कितने छात्र अध्ययन कर रहे हैं गुरुकुल में। तो गुरुकुल के आचार्य का उत्तर तो यही होगा, जितने वहां छात्र हैं 20 हैं, 50 हैं, 100 हैं, 150 हैं, वही तो बताया जाएगा। उसको सुनकर के आप यूं मानते हैं कि बहुत थोड़ी संख्या है। वो संख्या ज्यादा कैसे हो, इस बात का विचार आपके मन में नहीं दौड़ता। आपने ये माना ही नहीं कि हमारी संतान गुरुकुल में पढ़े और आर्य समाज का काम गतिमान हमारी संतान के द्वारा हो। ऐसा जब तक आप नहीं मानते तब तक आप अपना कर्तव्य नहीं मानते कि मेरी संतान गुरुकुल में पढ़े। आप ये मानते हैं कि मेरी संतान आर्षकरी शिक्षा पाए, मेरी संतान पढ़ करके बहुत ज्यादा तनख्वाह ले सके, ज्यादा आजीविका का साधन कमा सके, ऐसी शिक्षा मैं अपनी संतान को दिलाऊं। ये नजरिया लेकर के आप चलते हैं और जब तक ये नजरिया होगा तब तक आर्य समाज का काम नहीं बढ़ेगा। हम आर्य समाज के दयानंद के दीवाने अपने आप को मानते हैं, आर्य समाज के सदस्य अपने आप को मानते हैं, परंतु हमारे अंदर यह भावना नहीं आई कि इस आर्य समाज को मैं अपनी मातृ संस्था मानता हूं, भला इसको बढ़ाने के लिए क्या क्या साधन हो, क्या उपाय हो, ये विचार हम नहीं कर पा रहे। आदरणीय प्रोफेसर धर्मवीर जी अनेक बार बोलते हुए चिंता व्यक्त करते थे
कि आर्य समाज का कार्य गतिमान नहीं हो रहा जितना कि होना चाहिए। वो क्यों नहीं हो रहा? इसलिए कि हम जो भी आर्य समाज के सदस्य हैं वो इस और चिंतन नहीं करते कि आर्य समाज का काम कैसे बढ़े। हमारा अपना कार्य खूब बढ़ रहा होता है, जो हमारा आजीविका का साधन है। चाहे हम कृषि कार्य करते हैं, चाहे हम व्यापार कर रहे हैं, चाहे हम दुकानदारी कर रहे हैं, चाहे हम कोई उद्योग चला रहे हैं, उसके बढ़ाने के लिए हम चिंतन करते हैं ये कार्य मेरा कैसे बढ़े। अच्छे से अच्छा सामान बना करके उसको आप बाजार में भेजते हैं कि हाथों हाथ बिक जाए। उस पर आपका चिंतन चलता है, विचार चलता है, खोज चलती है, वो काम बढ़ता है। लेकिन हम आर्य समाज के सदस्य अपने आप को मानते हैं, मातृ संस्था आर्य समाज को मानते हैं। ये हम चिंतन कभी नहीं करते कि आर्य समाज का काम कैसे बढ़े। हम किसी आर्य समाज के पदाधिकारी गण हैं, हमारे ऊपर दायित्व तो आया है आर्य समाज के संचालन करने का, ज्यादा से ज्यादा सदस्य बढ़ाने का और ज्यादा से ज्यादा युवकों को आर्य समाज में लाने का। यह दायित्व तो आर्य समाज के अधिकारियों को जाता है। लेकिन उसकी ओर हमारा ध्यान नहीं है, केवल पदासीन हो जाते हैं और भूल जाते हैं मेरा कर्तव्य क्या है और कैसे आर्य समाज आगे बढ़े। इस बात की चिंता हमें नहीं है। यही पूज्य धर्मवीर जी इस बात की चिंता करते थे। अनेक प्रसंगों में आर्य समाज के उत्सवों में, सम्मेलनों में वो इस प्रकार के विचार रखते थे। मैं पूछना चाहूंगा आपसे, ये मेरी दृष्टता समझे या अन्यथा न इस बात को, जितने भी आप यहां श्रोता बैठे हैं, आप में से कितनों के पुत्र पुत्रियां गुरुकुल में अध्ययन कर रहे हैं? एक या दो सदस्यों के हाथ खड़े हुए, दो और हाथ खड़े हो रहे हैं। अब इतने श्रोता हम बैठे हैं यहाँ और ये समझते हैं आर्य समाज के क्रीम है। आर्य समाज के क्रीम जहां बैठी हो और वहां गुरुकुलों में पढ़ाने के लिए केवल 4 हाथ खड़े हो जिनके पुत्र पुत्रियां गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, और हम ये मानते हैं कि आर्य समाज गतिमान होगा तो गुरुकुल में पढ़ने वाले छात्रों के द्वारा होगा, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों के द्वारा कभी भी आर्य समाज गतिमान हो नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आर्य समाज के विद्वान निकलेंगे तो गुरुकुलों से निकलेंगे। ये जितने भी विद्वान आप देख रहे हैं आर्य समाज में वर्तमान में, वो सब के सब गुरुकुलों में पढ़ने वाले छात्र रहे, गुरुकुलों में उन्होंने शिक्षा पाई है। आज वो आर्य समाज में नेतृत्व कर रहे हैं या सच्चा ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, आर्य समाज को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, उनके कंधों पर यह भार है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम अच्छे अच्छे विचार सुनते हैं और जानते हैं, पढ़ते भी हैं और सुनते भी हैं। स्वाध्याय के द्वारा हम ये जान लेते हैं ये करणीय कर्म है और ये अकरणीय कर्म है। विद्वानों के प्रवचनों के द्वारा हम ये जान लेते हैं कि ये हमारे कर्तव्य कर्म है और ये अकर्तव्य कर्म है। लेकिन उनको धारण कितना कर पाते हैं, यहां आकर के सोचना पड़ता है। एक वेद मंत्र का अंश आता है, संस्कृतेन गमेमहि
मां श्रुतेन विराधिसी। जो हमने सुना है उसको हम अच्छे से अपने आचरण में धारण कर ले, आचरण में उतार ले। जो वेद वचनों को हम जान लेते हैं, श्रुति के द्वारा हम जो अध्ययन कर लेते हैं, उसको हम अपने जीवन में उतार लें। ये इसका तात्पर्य है, हम इसके विरोधी ना बने। लेकिन हो क्या रहा है, हम सब जानते हैं वर्ण व्यवस्था को, हम सब जानते हैं आर्य सज्जन आश्रम व्यवस्था को। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य काल, 50 वर्ष तक गृहस्थ काल और 50 से ऊपर किसका नंबर? वानप्रस्थ आश्रम का नंबर है। 75 वर्ष के बाद संन्यास आश्रम का नंबर है। हम आर्य लोग यदि आश्रम मर्यादा को, वर्ण व्यवस्था को नहीं मानेंगे, भला हम अन्य से किससे अपेक्षा करें? आर्य समाज कैसे बढ़ेगा? ये सब चीजें हम जान रहे हैं, मान रहे हैं, लेकिन धारण नहीं कर रहे। जिस दिन हम धारण करना शुरू कर देंगे, उस दिन बदलाव आना शुरू हो जाएगा। आर्य समाज गतिमान होता हुआ दिखाई देगा। जो पहले संगठन था आर्य समाज का, वैसी ही क्रांति फिर जगेगी, फिर लगेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन न्यूनता है, हम जानते हुए, मानते हुए उसको अपने जीवन में नहीं उतारते। गुरुकुल झज्जर के लगभग जितने गुरुकुल चल रहे हैं आर्य समाज के अंदर, प्रायः करके सभी गुरुकुलों में गुरुकुल झज्जर का कोई न कोई योगदान, आचार्यों का या अन्य वहां रहे हुए या स्वामी ओमानंद जी के संसर्ग में कुछ दिन बिताए हुए व्यक्तियों का योगदान हर गुरुकुल में मिलेगा। तो एक गुरुकुल झज्जर स्वामी ओमानंद जी महाराज के संभालने के कारण से वहां इतने विद्वान, इतने साधु, सन्यासी, इतने आचार्य तैयार करके और आर्य समाज को प्रदान किए हैं। इसी प्रकार गुरुकुल कुलांतरी का इतिहास रहा है हमारे सामने। अन्य गुरुकुल भी, चाहे वो गुरुकुल कालवा रहा हो, पूज्यपाद आचार्य बलदेव जी के द्वारा संचालित, गुरुकुल आम सेना है, कन्याओं का, कुमारों का गुरुकुल चल रहा है, स्वामी धर्मानंद जी के माध्यम से गुरुकुल आबू पर्वत स्वामी धर्मानंद जी माध्यम के द्वारा स्थापित किया गया और वहां आचार्य ओम प्रकाश जी उस व्यवस्था को देख रहे हैं। स्वामी प्रणवानंद जी महाराज एक नहीं 8-8, 9-9 गुरुकुल संचालित कर रहे हैं। ये सभी गुरुकुल झज्जर का योगदान है। और उसके साथ साथ जितने भी विद्वान चाहे यहां से सभा से जुड़े हुए हैं, अन्य प्रतिनिधि सभाओं के अंदर हैं, गुरुकुल झज्जर के विद्वान, अभी कुछ देर पहले आचार्य विष्णु मित्र जी बोल रहे थे, आचार्य ओम प्रकाश जी सीधे नहीं तो स्वामी धर्मानंद जी के माध्यम से जुड़े हैं। आचार्य बलदेव जी ने गुरुकुल कालवा के द्वारा कितना बड़ा योगदान आर्य समाज को दिया है, वो वहीं की देन है। स्वामी सत्यपति जी महाराज रोजर के द्वारा जो काम हुआ है, वो स्वामी सत्यपति जी महाराज गुरुकुल झज्जर के स्नातक हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे आर्य समाज का काम जहां भी गतिमान हो रहा है,
वहां गुरुकुल का योगदान जुड़ा हुआ है। और गुरुकुलीय शिक्षा की आवश्यकता इसलिए है कि आर्य समाज को वैदिक धर्म का काम बढ़ाना चाहते हैं, तो गुरुकुलों को जीवित रखना होगा। और गुरुकुल जीवित रहेंगे जब हमारी संतान वहां जाएंगी। हम सभी आर्यजन एक न्यूनता में प्राय देखता हूं, हम सुनकर के विद्वानों के प्रवचनों को वाहवाही खूब करते हैं, तालियां बजाते हैं और ये मानते हैं बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छा प्रवचन दिया। ये तो सब कुछ है, लेकिन जो अच्छा विचार आपने लिया है उस प्रवचन के माध्यम से, उसको हम धारण कितना कर रहे हैं। अभी मैंने कहा संश्रुते न गमे मही मां श्रुते न विराधिसी, हम धारण उसको कितना कर पा रहे हैं। मैं कई बार चिंता व्यक्त करता हूं, सोचता हूं, अंदर अंदर विचार करता हूं कि गुरुकुलों के स्नातक ही, आपको क्या कहें, गुरुकुलों के स्नातक ही अपने संतान को गुरुकुलों में पढ़ाने का कर्तव्य नहीं मानते। वो ये कहते सुनाई देते हैं कि हम जो आज हैं वो गुरुकुल की कृपा से हैं, लेकिन अपने जैसा अपनी संतान को नहीं बनाना चाहते। मैंने पहले ही कहा, अर्थकरी शिक्षा दिलाना चाहते हैं। ये नहीं सोचते ऋषि दानंद पैदा हो तो मेरे घर से पैदा हो, स्वामी श्रद्धानंद पैदा हो मेरे घर से पैदा हो, मेरी संतान हो। चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह सरीखे देशभक्त दीवाने निकले तो मेरे घर से, मेरी कोख से पैदा हुए निकले। ये बात हम नहीं विचार कर पाते, नहीं निर्णय कर लेते। ये सोचते हैं कि ये सब महापुरुष पैदा हो तो दूसरे के घर से पैदा हो। एक बार इसी प्रसंग में स्वामी ओमानंद जी महाराज का प्रवचन आर्य समाज रोहतक नगर में किसी आर्य समाज में स्वामी ओमानंद जी का प्रवचन चल रहा था गुरुकुलीय शिक्षा के विषय में, आर्ष शिक्षा के विषय। उस प्रवचन में मेरे पूज्य पिता महाशय बलवंत सिंह भी बैठे थे और स्वामी जी महाराज ने कहा कि आज लॉर्ड मैकाले के द्वारा प्रचलित शिक्षा पद्धति जो आज स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाई जाती है, इसके द्वारा आज के नौनिहाल नष्ट और भ्रष्ट हो रहे हैं। वो सच्चे देशभक्त कभी नहीं हो सकते जब तक गुरुकुलीय शिक्षा नहीं मिलेगी, तब तक देशभक्त और आर्य नहीं बन सकते। इस बात को सुनकर के महाशय बलवंत सिंह जो मेरे पूज्य पिताजी रहे, उन्होंने विचार किया कि पूज्य स्वामी जी मुझे इंगित करके कह रहे हैं, ये जो संदेश दे रहे हैं स्वामी जी मुझे कह रहे हैं। और उसी दिन से मेरे पूज्य पिताजी ने संकल्प लिया कि मैं अपनी सभी संतानों को गुरुकुल में पढ़ाऊंगा। चार संतान हम भाई बहन थे, या हैं समझिए, और चार भाई बहन बुआ के पुत्र पुत्रियां थे, पिताजी की बहन के पुत्र पुत्रियां। उनके पतिदेव जब सारे बालक छोटी अवस्था में थे स्वर्ग से धार गए थे, बुआ जी के पतिदेव। तो पिताजी ने विचार किया ये सारे निराश्रित हैं, बहन को घर ले आए
और सभी बालकों का पालन पोषण शिक्षा पूज्य पिताजी ने की। तो 4 हम भाई बहन और 4 बुआ के पुत्र पुत्रियां, वो भाई बहन 8 के 8 को गुरुकुल के स्नातक बनाया, गुरुकुल जज्जैर और गुरुकुल नरेला के अंदर शिक्षा दिलाई। ये एक ऐतिहासिक तथ्य है कि सभी संतानों को गुरुकुल में पढ़ाना। आज हम 1 या 2 पुत्र पुत्रियां पैदा करते हैं, उनको हम ये तलाश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अर्थकरी शिक्षा, ज्यादा से ज्यादा बड़े वेतन मेरा बेटा किस शिक्षणालय में पढ़ करके ले सकेगा, ऐसे शिक्षणालय में हम अपने पुत्र को पढ़ाएं। यह नजरिया हो गया हम सबका, और जब तक ये नजरिया रहेगा तब तक न तो आर्य समाज बढ़ पाएगा, न हमारी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी के बाद आर्य समाज हमारे घर में नहीं बचेगा। तो विचार करें, हम यदि गुरुकुली शिक्षा नहीं दिलाएंगे अपने संतान को तो आर्य समाज का काम नहीं बढ़ सकता। और जो भी हम आर्य समाज के सदस्य कहलाते हैं, उनमें भी बड़ा ऐसी स्थिति बनती जा रही है, जो संगठन सूत्र हम, संगठन सूक्त हम पढ़ते हैं, उन मंत्रों का वाचन करते हैं, हम संगठन करने में, रख पाने में समर्थ नहीं हो पा रहे। कोई भी संस्था लीजिए, सब में कोई सभा लीजिए, चाहे हमारी श्रोमणी सभा है, सार्वदेशिक सभा, चाहे प्रांतीय सभाएं हैं, प्रायः सब में सिर्फ उठव्वल है, कहीं भी संगठन नजर नहीं आता। जब संगठन नहीं होगा तो आर्य समाज का काम गतिमान कैसे होगा? एक परिवार में जब संगठन नहीं रहता, वो परिवार छिन्न भिन्न हो जाता है, उन्नति की ओर नहीं बढ़ पाता। इसलिए हमें जागना चाहिए, विचारना चाहिए कि आर्य समाज का काम गतिमान कैसे हो, कैसे बढ़े, और संगठन एक सूत्र में ये आर्य जगत या आर्य समाज कैसे हो पाए, इस विषय में हम चिंतन करें तो अवश्य में इस प्रकार के इन सम्मेलनों से हम लाभ उठा पाएंगे और इनका शुभ परिणाम समाज में दिखाई देगा। अन्यथा हम तालियां बजाते रहें, वाहवाही करते रहें विद्वानों की, आचरण में जब तक हम उन विचारों को नहीं लाएंगे, अपने आप से शुरुआत हम नहीं करेंगे, जब तक ऋषि दयानंद हम घर से पैदा नहीं करेंगे, तब तक आर्य समाज का काम नहीं बढ़ेगा, आर्य शिक्षा प्रणाली नहीं बढ़ पाएगी, गुरुकुल जीवन, गुरुकुल जीवित नहीं रहेंगे, हमारे अपने बच्चे यदि गुरुकुलों में नहीं होंगे। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, गुरुकुली शिक्षा का महत्व यदि आप जानते हैं और आप ये समझते हैं कि ये आर्य समाज के विद्वान जो कहीं निकलेंगे तो गुरुकुलों से निकलेंगे, स्कूल कॉलेज से तो निकलने से रहे, तो आपको गुरुकुली शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपने से शुरुआत करनी होगी, दूसरे से अपेक्षा न किया करें। जब तक हम अपने से शुरुआत नहीं करेंगे वो काम बढ़ेगा नहीं। आपा मारे स्वर्ग दिखता है, तो अपने से शुरुआत करनी होगी, तब काम बढ़ेगा। यही मेरा निवेदन आप सभी आर्यों से कि हम गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के विषय में विचार सुने, हमने सबने महत्व तो जाना इस बात का और हम समझते भी इस बात को, लेकिन क्रिया में नहीं उतार पा रहे। हम चिंतित होते हैं गुरुकुल में छात्र वर्ग कम होने के लिए, लेकिन इस बात की चिंता नहीं करते कि ये बढ़ेगा कैसे, गुरुकुल छात्रों की संख्या बढ़े कैसे। वो हमारे से बढ़ेगी, हमारे अपने परिवार से बढ़ेगी,
अन्यों से नहीं, अन्यों से अपेक्षा न करें, अपने से शुरुआत करें, सब कुछ ठीक होगा। इन शब्दों के साथ मैं परोपकारिणी सभा के सभी अधिकारीगण का और सभी आयोजकों का धन्यवाद व्यक्त करता हुआ अपने विचारों को विरामित करता हूं। ओम शांति।